वेलकम है आप लोगों का। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3 होने वाला है। ठीक है, अब सुनो, एल्वियोली हमारे पास प्राइमरी साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। मतलब एल्वियोली वो जगह है जहाँ पे पहली बार गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, कैसे? हमने एटमॉस्फेयर से क्या ली थी? O2 किसके पास आई थी? एल्वियोली के अंदर आई थी। अब एल्वियोली से ऑक्सीजन किसके पास जाएगी? ब्लड वेसल्स के पास जाएगी। ठीक है, सो O2 हमारे पास कहाँ गई? ब्लड वेसल्स के पास। अब जितनी भी जो बॉडी के अंदर जो CO2 बनी थी वो किसके अंदर प्रेजेंट है? पहले से CO2। तो CO2 चली जाएगी वापस से एल्वियोली के अंदर, और एल्वियोली की जो ऑक्सीजन थी वापस से कहाँ जाएगी? ब्लड वेसल्स के अंदर। तो प्राइमरी साइट क्या हुआ? एल्वियोली हुई। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास गैसेस का एक्सचेंज ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में भी होता है। मतलब जो हमने जो ऑक्सीजन ली ना एल्वियोली से, अब उसको हम कहाँ यूज़ करवाएंगे? जिसको भी ज़रूरत होगी ऑक्सीजन की, लाइक टिश्यू हो गया, कोई सेल हो गई, कुछ भी कोई चीज़ हो सकती है बॉडी में। ठीक है, जिसको रिक्वायरमेंट है। क्लियर? अब ये जो ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज है वो ऐसे कैसे हो पा रहा है? तो वो होता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, अब वहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट्स होते हैं, मतलब कि ज़्यादा जहाँ पे मात्रा है वो चीज़ कहाँ जाएगी? कम वाले की तरफ। ठीक है, सो हायर कंसनट्रेशन से हम जाएंगे लोअर कंसनट्रेशन की तरफ। क्लियर? अब हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो रेट है डिफ्यूजन का वो मेंटेन हो पाता है। नंबर 1, गैस की सॉल्युबिलिटी। अब हम सब जानते हैं CO2 की ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। नेक्स्ट है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब कि जो एल्वियोली है ना उसकी मेम्ब्रेन कितनी मोटी है, या फिर जो ब्लड वेसल्स है उसकी थिकनेस कितनी है। ठीक है, सो नंबर 1 क्या हो गया? गैसेस की सॉल्युबिलिटी कितनी है। नंबर 2, थिकनेस कितनी है हमारे पास मेम्ब्रेन्स की। क्लियर? अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं पार्शियल प्रेशर की। अब ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है समझो। हमारे पास जैसे मानो ये एक रूम है, इसके अंदर ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, बाकी और तुम्हारी नाइट्रोजन वगैरह काफ़ी गैसेस हो गई। तो एक ऑक्सीजन एक अलग से प्रेशर डाल रही होगी दीवार पे, CO2 अलग से प्रेशर डाल रही होगी, नाइट्रोजन अलग से प्रेशर डाल रही होगी वॉल्स पे। तो हर गैस का एक अपना पर्टिकुलर प्रेशर होगा। लाइक मानो आपने ऑक्सीजन वहाँ पे छोड़ी, ऑक्सीजन एक अलग से प्रेशर डाल रही है वॉल्स के ऊपर, तो उसे बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलर अगर हम बात करें CO2 की तो बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो इसका मतलब प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस, कोई भी गैस हो सकती है, उसे बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन के लिए तो बोलेंगे PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। CO2 के लिए तो बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। क्लियर? सो हमारे पास ये टेबल दे रखी है, इसमें हमारे पास देखो क्या है, हम ऑक्सीजन की और CO2 की बात करने वाले हैं। क्लियर? अब हम जाएंगे एटमॉस्फेरिक एयर से टिश्यूज़ के पास। तो सबसे पहले सुनो, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ थी एटमॉस्फेयर में? 159, इतना प्रेशर था इसका। ठीक है, जैसी एल्वियोली में आई वो कितनी हुई? 104। अब हमारे पास ब्लड डीऑक्सीनेटेड, इसको छोड़ो, पहले देखो 104 हुई एल्वियोली के पास, फिर जैसे ही ऑक्सीडेटिव ब्लड में गई वहाँ पे कितनी मिली? 95 की मात्रा। अब जैसे ही 95 था वहाँ पे यूज़ भी हुई होगी, ऑक्सीजन को यूज़ भी कर लिया होगा लोगों ने, तो जो डीऑक्सीडेटिव ब्लड था उसके अंदर कितनी रह गई ऑक्सीजन तुम्हारे पास? 40 कंसनट्रेशन आएगी उसकी। अब डीऑक्सीडेटेड वाला और तुम्हारा टिश्यू एक ही बात है, क्योंकि डीऑक्सीडेटेड ब्लड वही है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, और टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? CO2 की फॉर्मेशन वहाँ पे हो रही है। अगर हम बात करें CO2 की तो देखो, अब सबसे कम CO2 होती है एटमॉस्फेयर में। अब जैसे जैसे आप टिश्यूज़ की तरफ जाते जाओगे तो CO2 की कंसनट्रेशन बढ़ती जाएगी, और जबकि एल्वियोली में क्या था हमारे पास? ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में ज़्यादा थी ऑक्सीजन, और जैसे जैसे हम टिश्यू लेवल पे गए तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होती गई। ठीक है, सो ये करते हैं कि किस तरीके से एल्वियोली यहाँ पे दिखा रखी है, फिर यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेटिव ब्लड, यहाँ पे फिर डीऑक्सीडेटिव ब्लड। ठीक है, और नीचे क्या है? टिश्यूज़ हो गए। तो देखो हमारे पास जैसे कि सबसे पहले क्या होगा? इंस्पायर्ड एयर आई। ठीक है, कितनी ली हमने? 104 mmHg हमने ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ली। जैसे ही फिर हम गए हमारे पास ब्लड वेसल्स ने कितनी उठाई? 95 mmHg। धीरे धीरे क्या हुआ? 104 से 95। अब आगे जैसे ही हम टिश्यूज लेवल पे जाएंगे तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 40। इसका मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, पहले 104, फिर 95 कहाँ पे रहा हमारे पास? ऑक्सीडेटिव ब्लड के अंदर, फिर 40 कहाँ मिला? टिश्यूज़ के पास में। देखो CO2 की बात करते हैं, तो CO2 की कंसंट्रेशन एल्वियोली में कितनी है? 40 mmHg। और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेटिव ब्लड के अंदर कितनी है? 40 mmHg। अब जैसे ही टिश्यूज़ लेवल पे आओगे तो CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो इससे रख देते हैं 45। अब इसको से याद कैसे रखोगे? तो अगर एल्वियोली की देखी तो वो था 104 एल्वियोली पे, 95 था हमारे पास ऑक्सीडेटिव ब्लड, और फिर हमारे पास 40 बचा था हमारे पास कहाँ पे? टिश्यूज़ लेवल पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ CO2 की तो CO2 एल्वियोली में कितनी थी? 40, फिर दोबारा से 40 कहाँ पे थी? ऑक्सीडेटिव ब्लड के अंदर,
फिर 45 कहाँ मिले, टिश्यूज़ लेवल पे। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो 40 और फिर 40 और फिर 45। अब हम ज़्यादा CO2 की कंसनट्रेशन बॉडी में नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि CO2 क्या होती है हमारे लिए, हार्मफुल। तो याद रखना, हमें सिर्फ एंड में +5 करना है और हमारे पास टिश्यूज़ लेवल की कंसनट्रेशन हमें पता चल जाएगी। अब देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। अब हमारे पास जो CO2 होती है वो ज़्यादा सॉल्युबल होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। कितना, 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ O2। ठीक है, तो जो अमाउंट है CO2 को वो ज़्यादा डिफ्यूज़ हो पाएगा, ज़्यादा उसका डिफ्यूज़न हो पाएगा ब्लड के अंदर एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि उसका पार्शियल प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, वो ज़्यादा अच्छे से सॉल्युबल होती है। अब देखो हमारे पास आते हैं डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन। डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन होती है 3 तरीके की हमारे पास। नंबर 1 है हमारे पास स्क्वैमस एपिथेलियम। ये किसकी है, देखो ये एल्वियोली जा रही है, इसकी लेयर है खुद स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक, फिर उसके बाद है हमारे पास ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स की जो लेयर है उसका नाम होता है एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। अब एल्वियोली के लिए बोल रहे तो बोलेंगे एल्वियोलर कैपिलरीज। ठीक है, बीच में क्या भरा हुआ है, ये क्या है, बीच की मेम्ब्रेन, इसको बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पे कुछ ना कुछ बेसमेंट में कुछ ना कुछ सब्सटेंस होंगे। क्लियर। अब इसकी जो थिकनेस है वो कितनी होती है, बहुत कम होती है, मिलीमीटर से भी बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से अच्छे से डिफ्यूज़न हो पाता है हमारा ऑक्सीजन और CO2 का। क्लियर। अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, किस तरीके से जो हमारी गैसेस हैं वो ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। सो ब्लड ही एक सहारा है जिसके थ्रू ऑक्सीजन हो या फिर CO2 हो, उनका ट्रांसपोर्ट हो पाता है। 97% हमारे पास ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवा रही है RBC ब्लड के अंदर। बाकी जो 3% है उसको उठवा रहा है प्लाज्मा। ठीक, और अगर मैं CO2 की बात करूँ तो 20 to 25% CO2 को कैरी कर रहा है RBC, और 70% उसको कैरी करवा रहे हैं बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में। इसको आगे पढ़ेंगे कि बाइकार्बोनेट्स कैसे बनते हैं। बाकी जो 7% जो CO2 बनेगा उसको प्लाज्मा के थ्रू हम लोग कैरी करवाएंगे। ठीक है, अब आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो पहले देखते हैं ऑक्सीजन का कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो अभी हमने देखा RBC के थ्रू करवा रहे हैं, कितना, 97%। ठीक है, अब हमारे पास ना हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन किससे बना है, आयरन पिगमेंट से बना है। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन में कितनी ऑक्सीजन बैठ सकती हैं, सिर्फ 4 ऑक्सीजन बैठ सकते हैं। जैसे नैनो कार होती है उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, 4। इसी तरीके से यहाँ पे कितने मैक्सिमम मॉलिक्यूल वो कैरी कर सकता है ऑक्सीजन के, 4 मॉलिक्यूल्स कैरी कर सकता है। ठीक है, सो हीमोग्लोबिन रेड कलर होता है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर एक पिगमेंट प्रेजेंट है जो कि आयरन पिगमेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन के साथ। देखो जब ऑक्सीजन बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ तो बनाएगा वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो देखो हमारे पास हीमोग्लोबिन है जो कि रेड कलर का पिगमेंट बना रहा है। हीमोग्लोबिन है जो कि रेड कलर का होता है क्योंकि उसके पास आयरन पिगमेंट प्रेजेंट है। ऑक्सीजन बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन के साथ, बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे लिखा रिवर्सिबल मैनर, मतलब कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जैसे ही बना, ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऑक्सी हीमोग्लोबिन रहेगा, वो आगे जाके टूट भी सकता है। तो ऑक्सीजन को सेपरेट कर देगा, हीमोग्लोबिन भी वापस से सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, हर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ 4 मॉलिक्यूल्स ही कैरी कर सकते हैं ऑक्सीजन के। अब जो ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है वो डिपेंड करेगी कुछ चीज़ों पर। ठीक है, जैसे कि कितना पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, कितना CO2 का पार्शियल प्रेशर है, कितने H पॉजिटिव यानी pH है, कितना हमारे पास टेम्परेचर वहाँ पे है। ठीक है, तो हमारे पास ये कर्व आता है जिसे कहते हैं हमारे पास सिग्मॉइड कर्व। ठीक है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होगा जो कि सिग्मॉइड कर्व करके आएगा। इसमें हमारे पास क्या होता है, जैसे 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 देखो यहाँ मानो एक मॉलिक्यूल जुड़ा तो इतनी हो गई कंसंट्रेशन। ठीक है, ऑक्सीजन जैसे जुड़ा हीमोग्लोबिन से, यहाँ पे मानो 2, यहाँ पे मानो 3, यहाँ पे हो गई 4। अब जैसे ही 4 मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएंगे हीमोग्लोबिन पे, क्या उसके बाद हमारे पास वापस से जो कर्व है वो आगे बढ़ेगा या नहीं, नहीं बढ़ सकता। वो कैसा कर्व होगा, सिग्मॉइड कर्व। क्यों, क्योंकि उसके बाद 4 ही आप बिठा सकते हो, चाहे कितनी ही आपके पास ऑक्सीजन हो, बस उसके बाद आप और एक्स्ट्रा नहीं करवा सकते हीमोग्लोबिन से काम। ठीक है, सो हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल उठाएगा, 4। 4 के बाद एक सिग्मॉइड कर्व आता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, अब हमारे पास देखो कब हमारे पास बाइंडिंग होगी ऑक्सीजन की, कब बाइंडिंग नहीं होती है। ठीक है, सो अगर मुझे बाइंडिंग करवानी है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ तो ये कहाँ पे होता है, एल्वियोली के अंदर होता है। तो वहाँ पे ना, अब एल्वियोली में हमने देखा कितनी कंसंट्रेशन थी, 104। तो जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा तो वहाँ पे क्या होगा, वो ऑक्सीजन को कैरी करेगा। ठीक है, तो एल्वियोली के अंदर अगर हाई पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, बाकी सारी चीज़ों को लो कर दो, PCO2 को भी लो कर दो। ठीक है, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन को भी लो कर दो और टेम्परेचर को भी लो कर दो। अगर ये सारी की सारी कंडीशंस कम हैं और ऑक्सीजन ज़्यादा है तो हमारे पास बाइंडिंग होगी
ऑक्सीजन की तो बनेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और अगर हम बात करें टिश्यू लेवल की तो वहाँ पे क्या करो, उल्टा कर दो, वहाँ पे ऑक्सीजन को कम कर दो, क्योंकि कंटिन्यू यूज हो रही है ना ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो नहीं बचेगी। एक्स्ट्रा क्या बनता रहता है, CO2, क्या बनेगा, H पॉजिटिव, कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और टेम्परेचर भी हमारे पास एक्स्ट्रा बढ़ता जाएगा। तो वहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन को कम करना है, बाकी सबको हाई कर दो। अगर ये कंडीशन होती है तो समझ जाओ अब ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ में, ठीक है, उससे वो दूर हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे होता है डिसोसिएशन। क्लियर? तो हमारे पास 100 ml मानो ब्लड है, ऑक्सीडेटिव ब्लड, तो वो 5 ml ऑक्सीजन को कैरी करवा सकता है टिश्यूज के पास में। समझे? अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। अब CO2 जो कि कैरी होगा बाय हीमोग्लोबिन, तो उसको बोलेंगे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, कितना, 20 से 25% हीमोग्लोबिन के थ्रू, RBC के थ्रू हम लोग CO2 को ट्रांसपोर्ट करवा रहे थे। ठीक है, अब ये जो बाइंडिंग है वो भी पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करेगी, कितना CO2 का पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, तो जब अगर पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा है तो समझ जाओ किसकी ज़्यादा बाइंडिंग होने वाली है हीमोग्लोबिन के साथ, CO2 की बाइंडिंग होने वाली है। तो क्या बनेगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनेगा। ठीक है, और अगर एल्वियोली की बात करो तो वहाँ पे CO2 क्या है, कम, ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा। ठीक है, तो एल्वियोली साइड पे क्या होगा, जो CO2 से जो बाइंड किया था हमारे पास हीमोग्लोबिन कभी, अब वो क्या करेगा, वापस से CO2 को छोड़ देगा एल्वियोली के अंदर। समझ में आया? तो इसके अलावा RBC के पास एक हाई कंसंट्रेशन में एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और इसका थोड़ा बहुत अमाउंट प्लाज्मा के अंदर भी प्रेजेंट होता है। अब ये काम कैसे करेगा, सुनो, ये हमारे पास एल्वियोली लेवल का है और ये हमारे पास टिश्यू लेवल की चीज़ चल रही है। ठीक है, सबसे पहले सुनो, हमारे पास जो CO2 है वो पानी के अंदर घूम रहा होता है ब्लड के अंदर ऐसे ही, तो पानी के साथ जब वो मिक्स होता है तो बनाता है बाइकार्बोनेट H2CO3। ठीक है, अभी मैंने एक एंजाइम बताया कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये क्या करता है हमारे पास, अब टिश्यूज लेवल पे जाके बाइकार्बोनेट्स बन गए, HCO3- और H पॉजिटिव बन गया। अब जैसे ही यहाँ पे हम एल्वियोली पे आने की बात करेंगे तो एल्वियोली पे CO2 क्या होती है, कम। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या होती है, ज़्यादा। तो वापस से जब ये इधर आएगा तो H2CO3 वापस से ब्रेक डाउन हो जाएगा CO2 और पानी के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, डिसोसिएशन हो गया किसका, CO2 का, और यहाँ पे क्या हुआ, बाइंडिंग हुई CO2 की टिश्यू लेवल पे आके। ठीक है, सो टिश्यू साइड पे जहाँ पे पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे CO2 अच्छे से ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो रही, तो वहाँ पे क्या बनेगा, HCO3 और H पॉजिटिव बनेंगे। एल्वियोली के साइड पे PCO2 कम है तो वहाँ पे क्या बनेगा, वापस से CO2 बन जाएगी, पानी सेपरेट हो जाएगा। ठीक, तो CO2 हमारे पास बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रैप होती है टिश्यू लेवल के अंदर। ठीक है, 100 ml जो ब्लड है डीऑक्सीडेटेड ब्लड, वो सिर्फ 4 ml CO2 को कैरी करवा सकता है, जबकि वहाँ पे क्या था, 100 ml ऑक्सीडेटिव ब्लड हमारे पास 5 ml ऑक्सीजन को कैरी करा था टिश्यूज़ पे। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ 4 ml CO2 को हम ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं बाय द डीऑक्सीडेटेड ब्लड। ठीक है, अब देखते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, आखिरकार जो रेस्पिरेशन है उसको मेंटेन कैसे कर रहे हैं, कैसे वो रेगुलेट हो रहा है। ठीक है, तो हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं हमारे पास एबिलिटी होती है कि मेंटेन कर सकते हैं, हम मॉडरेट कर सकते हैं रेस्पिरेटरी रिदम को। ठीक है, कि क्या क्या हमारी बॉडी की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम मेंटेन करवा सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो ये कैसे होगा, तो न्यूरल सिस्टम। ठीक है, हमारे ब्रेन के अंदर एक मेडुला रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एक सेंटर होता है जिसे बोलते हैं पॉन्स रीजन ब्रेन के अंदर। ठीक है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है जिसका काम क्या है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को अच्छे से फंक्शन करना। मतलब कि जैसे मानो कोई इंसान है, ठीक है, वो बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, सांस ले रहा है, सांस ले रहा है, तो क्या होगा, उसकी बॉडी में सिग्नल जाएगा ब्रेन के पास, तो ये पॉन्स रीजन एक्टिवेट हो जाएंगे और वो बोलेंगे बस अब अपनी जो ड्यूरेशन है ना, जो ब्रीदिंग की, इंस्पिरेशन की, उसको कम कर लो। तो इससे क्या हुआ, एक तरीके से हमने ऑल्टर कर दिया रेस्पिरेटरी रेट को। इसके अलावा कुछ कीमो सेंसिटिव एरियाज होते हैं हमारे पास रिदम सेंटर के जस्ट कुछ आसपास ही, तो वो क्या करते हैं, कीमो सेंसिटिव यानी केमिकल्स को सेंस किया। केमिकल्स क्या होते हैं, CO2 और H पॉजिटिव आयन। जैसे ही उनको लगा ना भाई ये चीज़ें बढ़ गई, तो वो कमांड देंगे किसको, रिदम सेंटर को, कि प्लीज़ आप कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करो, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करो ताकि सारे सब्सटेंस को हम बाहर निकलवा सकें। ठीक है, इसके अलावा एक अयोप्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी होती है जिसके पास कुछ रिसेप्टर होते हैं, वो भी क्या करते हैं, उनका भी काम क्या है, सेंस करना CO2 और H पॉजिटिव कंसंट्रेशन यदि बढ़ती है वो सिग्नल्स भेजेंगे किसको, रिदम सेंटर को, ताकि वो कुछ ना कुछ इमीडिएट एक्शंस ले सके। ठीक है, और जो ऑक्सीजन का जो रोल होता है वो काफ़ी इनसिग्निफिकेंट होता है। ठीक है,
अब देखते हैं डिसऑर्डर। नंबर 1 है अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है, एक तरीके से हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, ठीक है, जिसकी वजह से वीजिंग की प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेमेशन होगी ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स की, ठीक है। तो इसके अलावा और खतरनाक बीमारी क्या है? एम्फीसीमा। अब जो हमारी जो मेन एल्वियोली थी, अब उसकी ही वॉल्स में दिक्कत आ गई है। अभी तक क्या था भाई? ब्रोंकी ब्रोंकियोल्स में दिक्कत आई थी, ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया? अब तो मेन जो एल्वियोली थी उसके अंदर ही दिक्कत आ गई है। तो एम्फीसीमा एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है जिसमें एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो गई हैं, जिससे क्या होगा? रेस्पिरेटरी सरफेस भी क्या हो गया है? कम हो गया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, मेजर कॉज जो इसका है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का। देखो ऑक्यूपेशन मतलब कुछ काम वगैरह की बात है जहाँ पे हम लोग वर्किंग एरिया में हम लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है, और वहाँ पे रहने की वजह से हमें बीमारी हुई है। सो इन सर्टेन इंडस्ट्री स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, जैसे बहुत सारे लोग भट्टे पे काम करते हैं, ठीक है, पत्थर वगैरह तोड़ने का काम करते हैं, तो वहाँ क्या ज़्यादातर दिक्कतें होती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेके, ठीक है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ना, जो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो ज़्यादातर इतना कोप अप नहीं कर पाता, वहाँ के एनवायरनमेंट से लड़ नहीं पाता, ठीक है। तो जब हम लंबे समय तक वहाँ पे रहते हैं तो हमारे पास क्या हो जाती है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, फाइब्रोसिस की कंडीशन आ जाती है, जिसकी वजह से लंग्स भी खराब हो सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि हम लोगों को वहाँ पे प्रोटेक्टिव मास्क यूज़ करने चाहिए।